इससे पहले के दो वीडियो में प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके बारे में स्टडी किया था। पहले में पढ़ा था बेसिक एजम्पशंस, ये अज्यूम किया जाएगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लोग फॉलो करेंगे। फिर पढ़ा गया बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने ही होंगे। और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ये कहता है कि एक रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसे करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि रूल को आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अब इसमें पहला है मेटर्निटी कॉन्सेप्ट। मेटर्निटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो बहुत छोटी अमाउंट्स के हैं तो आप उनको इग्नोर करो, उनको अपनी बुक से हटा दो। जबकि हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़े थे फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशन बुक्स में क्लियर होनी चाहिए, कोई चीज आप घटाए बढ़ाए ना हो। लेकिन मेटर्निटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई अमाउंट ऐसी है जो बहुत कॉम्प्लिकेशन आपको आगे के ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में करती है, उसको इग्नोर करो। जैसे देखो, जब हम लोग स्टेशनरी है, पेन है, पेंसिल है, कैलकुलेटर है, इसको परचेज करते हैं तो परचेज करते हैं तो ये हम सेल करने के लिए नहीं परचेज किए, इसको हम बिजनेस में हेल्प करने के लिए परचेज किए हैं। तो बिजनेस के हेल्प करने के लिए मशीन, प्लांट, फर्नीचर भी खरीदे हैं, उसको तो हमने असेट्स में दिखलाया। लेकिन जो कैलकुलेटर, जो पेन है, जो पेंसिल है, उसको हम पीएल में दिखलाते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस करके। तो यहां पर हम लोग मेटर्निटी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि अगर हम कैलकुलेटर, पेन को असेट्स मानेंगे, इस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, बहुत कम अमाउंट का डेप्रिसिएशन आएगा जो हमारे अमाउंट के कैलकुलेशन में हमें बार बार प्रॉब्लम करेगा। तो हमने क्या किया कि हमने उसको उस बहुत कम अमाउंट था इसलिए उसको उस ईयर के पीएल में ट्रांसफर कर दिया ताकि हमें डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज ना करने पड़े। तो मेटर्निटी कॉन्सेप्ट इग्नोर करता है छोटे छोटे एक्सपेंस जो पैसे में है, इसको इग्नोर करता है। लेकिन देखो, भारत में दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंक है और एक है भारत का टैक्स डिपार्टमेंट। तो जब बैंक में देखोगे, अपने पासबुक को अगर प्रिंट कराते हो बैंक में, आपने जितने रुपए जमा किए रुपीस प्लस पैसे को भी शो करता है। बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए, इतने पैसे। बैंक फुल डिस्क्लोजर को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। और अगर हम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएं, अगर मान लो जैसे हमें 8,591 रुपए टैक्स देने हैं, 92 देना, 93 या 94, इन कंडीशन में टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि 8,590, उसको राउंड ऑफ कर दिया। और इससे ज्यादा हुए मान लो तो कहेगा कि अब आपको 8,600 रुपए टैक्स देने। ऐसी कंडीशन में एक डिपार्टमेंट पैसे को भी कंसीडर कर रहा है और इंडिया गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट रुपीस को ही राउंड ऑफ कर रहा है। इसका मतलब एक फुल डिस्क्लोजर को फॉलो कर रहा है और ये फुल डिस्क्लोजर को फॉलो ना करके मेटर्निटी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि रुपए पैसे हमारे इस कैलकुलेशन को काफी दिक्कत बना देंगे, इसलिए हम लोग उसको राउंड ऑफ करके ले लें। तो जब आप राउंड ऑफ करके कोई अमाउंट लिख रहे होंगे तो आप उस समय मेटर्निटी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होंगे। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स में कुछ कैलकुलेशन में डिफरेंट टाइप के मेथड्स बताए गए हैं। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं, स्टॉक के वैल्यूएशन के कई मेथड्स हैं। यहां पर एक रिक्वेस्ट किया गया है इस कॉन्सेप्ट में कि जब आप किसी एक मेथड को एडॉप्ट करो, उसी को बार बार फॉलो करो। जैसे आपने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम डेप्रिसिएशन में एडॉप्ट कर रखा है या डिमिनिशिंग सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है, तो नेक्स्ट ईयर में भी उसी को फॉलो करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में जब दो अकाउंट्स में कंपेयर करेंगे तो सही कंपेयर नहीं होगा। ये रिक्वेस्ट किया गया, ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आपने अगर डिमिनिशिंग सिस्टम अप्लाई किया तो नेक्स्ट ईयर में आप डिमिनिशिंग ही करो। आप हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट को भी कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी ये रिक्वेस्ट करती है
कि जब आप किसी भी रूल को फॉलो कर रहे होते हो तो ईयर बाय ईयर उसी को फॉलो करो, बीच में उसको चेंज करने की कोशिश ना करो। फिर आता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, जिसको प्रूडेंट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें यह कहा गया कि जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अगर आपको लॉसेस दिख रही हैं, ये लॉसेस हैं, तो उनको तो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन इनकम को तब तक रिकॉर्ड ना करो जब तक वो मिल न जाए। रॉयल्टी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो रॉयल्टी में एक वर्ड आएगा रिकूड और अनरिकूड। वहां पर हम लोग जब शॉर्ट वर्क को रिकूड करने जाते हैं और अनरिकूड करते हैं तो वहां पर हम लोग कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट्स को तुरंत जान जाते हैं। ये लॉसेस हम आगे वाले ईयर में रिकूड नहीं हो पाएंगे, तो उसको आगे ले जाकर हम लोग कैरी नहीं करते, उसी ईयर में उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि होने वाली लॉसेस तो लिखो ही, अगर आपको पता चलता है कि हो सकती है, जैसे आप बैड डेट्स, कोई किसी डेटर्स को गुड्स बेचा और आपको पैसे नहीं दिया, तो लॉस हो गई, उसको आपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन साथ साथ हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में रिकॉर्ड करते हैं, एक एस्टिमेटेड अमाउंट चेक करते हैं कि हो सकता है इतने उधार लेने वाले भी हमको पैसे न दें, तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लेकिन कभी प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स नहीं करते हैं, हो सकता है जिनसे हमने उधार लिया हो हमसे पैसा मांगने ही ना है, तो हम लोग ऐसी एस्टिमेटेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कंजर्वेटिव कहता है कि लॉसेस जो होने वाली है उसको रिकॉर्ड कर लो जो अभी हुई नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को तब तक नहीं रिकॉर्ड करना जब तक वो मिल ना जाए। फिर आता है टाइमलेस कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि हमें एक पर्टिकुलर डेट पर हमें अपने बिजनेस का फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। 31 मार्च 31 दिसंबर को हमें ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इजीली जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो बहुत आसान उसको बनाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में डेप्रिसिएशन निकालना, स्टॉक का वैल्यूएशन करना, तो ये सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं टाइमली उनको रिकॉर्ड करते जाओ, ताकि एक क्लोजिंग डेट पर हम अपने रिपोर्ट कार्ड को, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट को टाइमली प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, क्रेडिटर्स के रूप में, बैंक के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, उनको टाइमली उस अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रेजेंट कर सके। फिर कहता है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं कि जब वो अपने बिजनेस को रन करा रहे होते हैं तो उनका अपना इनकम का अलग फार्मूला है, अलग हिसाब से वो इनकम को ध्यान में रख के अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो उनको उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मान लो हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो जैसे जैसे मान लो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया सड़क बनाने का, तो कभी उस पर मिट्टी गिराएंगे, कभी गिट्टी होगी, तो कभी उसको रोलर कराएंगे, कभी उस पर ये अलकतरा से उसको पेंट कराएंगे। इन सब में हमें कई बार वर्क करने होंगे और कई बार पेमेंट मिलेंगे। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर का वर्क पूरा होता है कि वो अपनी इनकम उसको मानना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर उधार सामान आप खरीद लिए, पैसे धीरे धीरे करके पेड कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हुआ, हायर परचेज सिस्टम हुआ। तो जैसे जैसे उनको इंस्टॉलमेंट मिलती जाएगी उसी तरह वो अपना इनकम जनरेट करते चले जाएंगे, इनकम को मानते चले जाएंगे। और जैसे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन ट्रेडिंग है, वो उनका काम प्रॉफिट करना नहीं होता है, तो अपने रूप से, अपने हिसाब से रिसीट्स, पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपनी एक पुरानी परिपाटी को अपनाए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए अकाउंट्स में। तो ये मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स ये बताए, एक रिक्वेस्ट किए गए कि आप ऐसा करो। तो इन तीनों को एक बार अच्छे तरह से आप पढ़ लोगे, आपको पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब आप ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाने जाओगे, तो जब भी आप आइटम को उसमें भर रहे होंगे, तब आपके दिमाग में आने लगेगा कि हम ऐसा किस रूल की वजह से कर रहे हैं। थैंक यू।